हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीज़ू और आज हम अकाउंटिंग और बिजनेस के सुपर इजी टर्म्स समझेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टर्म्स सीखे थे, उसी से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वीडियो सेशन नहीं देखे हुए जाके देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुडविल क्या होता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो सेशन में एक्रूड इनकम तक डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे गुडविल क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। बस आपका काम क्या है ना, वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे से हर एक चीज़ की समझ आ पाए। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे पास 44 नंबर पे जो टर्म रहने वाला है गुडविल रहने वाला है, ठीक है। कल क्लास नहीं हुआ था ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ पे गुडविल की जब हम बात करते हैं, गुडविल क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है बिजनेस रेपुटेशन, कि बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है ना, इसी को हम गुडविल कहते हैं। लिखा क्या गया है, एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ बिजनेस ड्यू टू इट्स नेम। जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है ना बिजनेस की, उसके नेम की वजह से, यही हमारे पास गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। एग्जाम्पल्स, बिग ब्रांड्स हैव हाई गुडविल। जो बिग ब्रांड्स होते हैं इनकी हाई गुडविल होती है। देखो, इन सिंपल टर्म्स आप क्या याद रखोगे, गुडविल वो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है जो एक बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन, ठीक है, अच्छा नाम, यानी कि अच्छा नाम जो है बिजनेस का, ठीक, और कस्टमर के ट्रस्ट की वजह से जो होती है, ठीक है। मतलब लोग क्या करते हैं ना, लोग उस बिज़नेस को पसंद करते हैं, इसलिए उसका वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बिजनेस बिक रहा हो और उसकी रियल एसेट की वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख हो, कितनी हो, 10 लाख मान लेते हैं, लेकिन यही जो 10 लाख है उसके अच्छे नाम की वजह से कोई क्या करता है, 12 लाख देने को तैयार हो जाता है। कितना? 12 लाख देने को तैयार हो जाए। जो एक्स्ट्रा 2 लाख है ना, ये हमारे पास क्या है, उसकी गुडविल, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो गुडविल का सिंपल मीनिंग क्या है, गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू। ये क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू होती है। आप सिंपली याद रखेंगे किसकी, एक बिजनेस की या फिर बिजनेस, ठीक है। ड्यू टू इट्स गुड रेपुटेशन एंड कस्टमर ट्रस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब ना यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कोई कोचिंग सेंटर है, क्या है, कोचिंग सेंटर। एग्जांपल ले लेते हैं। इस कोचिंग सेंटर के अंदर जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। क्या है, फेमस। और यहाँ पे ना इन जो टीचर्स की वैल्यू है, या फिर कोचिंग सेंटर ही ले लो, कोई और ख़रीदना चाह रहा है, लेकिन इस कोचिंग सेंटर की रियल वैल्यू, ये हमारे पास एसेट ही होगा ना किसी के लिए। रियल एसेट की वैल्यू, यानी कि इस कोचिंग सेंटर की वैल्यू हमारे पास मान के चलते हैं यहाँ पे ₹3 लाख है, ठीक है। तो कोई और इसको ख़रीदना चाहता है, तो वो इसको यहाँ पे कितने में ख़रीदना चाहता है, वो रियल वैल्यू से बढ़कर मान के चलते हैं ₹6 लाख में ख़रीदना चाहता है, 6 लाख में, ठीक है। ये 6 लाख देने को तैयार है। यहाँ पे गुडविल क्या हो गई, गुडविल हमारे पास ₹3 लाख हो गई। मतलब कि उस नाम की वजह से, उन टीचर्स की वजह से उसने यहाँ पे 3 लाख और ऊपर देना चाहा, तो यही 3 लाख क्या है, ये गुडविल है। तो समझ आ चुका होगा, गुडविल क्या होता है, बिजनेस की रेपुटेशन। जो एक्स्ट्रा वैल्यू बिजनेस को मिलती है ना उसके नाम की वजह से, यही हमारे पास गुडविल कहलाता है। अगर आपकी शॉप है ना, तो आपकी अगर गुडविल यानी कि रेपुटेशन अच्छी होगी तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस की तरफ आएंगे, ठीक है ना। वो किसकी वजह से, इसी गुडविल की वजह से। कोई ब्रांड है, ठीक है, आप ब्रांड यूज़ करते हो, क्यों करोगे, क्योंकि उसकी गुडविल यानी कि उसकी जो वैल्यू है बहुत अच्छी है, तभी आप यूज़ करोगे। तो यही है कि एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ बिजनेस ड्यू टू इट्स नेम। आगे बढ़े। फिर हमारे सामने दिया गया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखें यहाँ पे लिखा गया है मनी टू अर्न मोर, ऐसा पैसा जिससे हम और ज़्यादा कमा सकें। मनी केप्ट समवेयर टू अर्न एक्स्ट्रा, ये पैसा कहीं ऐसी जगह रखा जाता है कि जहाँ से हम एक्स्ट्रा अर्न कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे बाइंग शेयर्स। सिंपल वर्डिंग में समझा देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आज आपने पैसा लगाया, ठीक है, आप में से वो कोई भी हो सकता है, ताकि फ्यूचर में आपको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। मतलब अपना पैसा किसी जगह रखना जहाँ से आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है, इंटरेस्ट मिले, क्लियर, या फिर आपको ये रिटर्न में मिले, ठीक है। तो इतना आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स पुटिंग मनी। आप क्या याद रख सकते हैं, पुटिंग
मनी इनटू इनटू समथिंग टुडे, आप कहीं पे आज पैसा लगा रहे या रख रहे, किस लिए? टू अर्न, ताकि आप क्या कर सकें, अर्न कर सकें मोर मनी, ज़्यादा पैसा। कब? फ्यूचर में, इन द फ्यूचर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हैं, देखो शेयर्स या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक, आप इनको क्या करते हो, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, क्या करते हो, बाय करते हो, ताकि प्राइस बढ़ने पर अब मुझे क्या मिले, बाद में प्रॉफिट मिले। तो यही क्या है, यही हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। समझ रहे हो ना? आप क्या करते हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो। आप लगभग मान के चलते हैं ₹10,000, 10,000 रुपये आप क्या करते हो, बैंक में रखते हो, ताकि फ्यूचर में मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। तो ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। समझ आया होगा। मान के चलते हैं आप गोल्ड को खरीदते हो, ठीक है, आपने गोल्ड खरीदा, क्यों? फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, गोल्ड को आज बाई करना ताकि मुझे फ्यूचर में इससे क्या हो, प्रॉफिट आए, पैसा आए, ज़्यादा पैसा कमा सकूं, ये भी इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी या फिर प्लॉट आपने आज क्या किया, खरीद लिया, ठीक है, ताकि मुझे फ्यूचर में इसका प्रॉफिट हो, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट। ये मैं इन्वेस्टमेंट की आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। बिज़नेस की कोई मशीन है, ठीक है, कोई दुकान है, वहाँ पे आपने कोई न्यू मशीन खरीद के रखी, ठीक है, जो इन फ्यूचर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इज़ मनी यूज टू बाई एसेट्स। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा पैसा है जो इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू बाई एसेट्स। एसेट्स क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो, किस लिए, टू अर्न करने के लिए इनकम को, ठीक है, इनकम आर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ आपको अब समझ आ चुकी होगी, ज़्यादा अब इसमें कुछ बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने जो टर्म दिया गया है ऑडिट। 46 नंबर पे दिया गया है ऑडिट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, क्वेश्चन बना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं ऑडिट के बारे में, ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग अकाउंट्स। जब आप क्या करते हो, अकाउंट्स को चेक करते हो। चेकिंग, क्या चेकिंग करते हो, इफ़ अकाउंट्स आर करेक्ट, कि अकाउंट सही है या गलत है। तो इसमें ऑडिटर जो होता है ना, ऑडिटर ही चेक्स करता है जितने भी बिल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करना। क्या करना, बिजनेस अकाउंट को चेक करना, ठीक है। बिजनेस अकाउंट्स इसमें क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, ताकि पता चल सके, क्या पता चले कि सब जो भी हमने लिखा है ना वो सही है या नहीं सही। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हमारे पास ये चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। ये चेकिंग किया जाता है, याद रखना, एक एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा। और वो एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है, ऑडिटर होता है। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको चेक करने का काम किसका रहता है, इसी ऑडिटर का रहता है। ये क्या होता है, एक एक्सपर्ट पर्सन होता है बिजनेस में, एक्सपर्ट पर्सन मान लो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ऑडिट का मतलब क्या हुआ, ऑडिट मीन्स चेकिंग द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस। चेकिंग करते हो आप किसको, अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस को। क्या देखने के लिए, टू सी, ये चीज़ देखने के लिए, इफ़ एवरीथिंग, हर एक चीज़, इफ़ एवरीथिंग इज करेक्ट, बिल्कुल सही है और बिल्कुल ईमानदारी से वहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब ऑडिट क्यों की जाती है, गलती पकड़ने के लिए, कोई रॉन्ग मिस्टेक तो नहीं हुई है, फ्रॉड वगैरह चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रॉड वगैरह को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अकाउंट सही बनाए हैं या नहीं, ये देखने के लिए ऑडिट किया जाता है। बिजनेस पर ट्रस्ट बनाने के लिए ऑडिटिंग की जाती है। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई स्कूल ऑडिट है, स्कूल की एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल ऑडिट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो स्कूल ऑडिट की जब हम बात करते हैं, स्कूल का ऑडिटर कोई होता है, मान के चलते हैं, वो फी को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, सैलरी सब चेक करता है स्कूल के रिलेटेड। तो ये सारा का सारा क्या है, ये ऑडिटिंग का सिस्टम है। शॉप ऑडिट भी होता है। आप कैसे, मान के चलो हमारे पास शॉप की सेल्स बिल, ठीक है, परचेज बिल, जितने भी शॉप के रिलेटेड सेल्स बिल हैं, या फिर हमारे पास परचेज बिल हैं, ठीक, परचेज बिल की बात की जाए, ठीक है, कैश बुक, ये सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑडिट कहलाएगा। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ऑडिट क्या होता है। सिंपल वर्डिंग में आप याद रखोगे, ऑडिट इज द सिस्टमैटिक चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। ये सिस्टमैटिक क्या होता है, चेकिंग होता है अकाउंट्स का, एंड फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन ऑडिटर। ठीक है, किस लिए? टू इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा ऑडिट क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। फिर हमारे पास टर्म दिया गया है टर्नओवर। क्या दिया गया है 47 नंबर पे? टर्नओवर। टोटल सेल्स मेड, मतलब एग्जांपल के तौर पे शॉप सोल्ड गुड्स वर्थ 1 लाख, मतलब शॉप ने क्या किया? गुड्स को बेचा जिनकी कीमत 1 लाख थी। तो अब टर्नओवर क्या होता है? सिंपल यहाँ पे समझना। टर्नओवर का मतलब होता है एक बिजनेस ने, कोई बिजनेस है, उस बिजनेस ने 1 साल में टोटल कितना माल, यानी कि गुड्स, टोटल कितना माल किसको कहा जाता है? गुड्स को कहा जाता है, बेचा, और उसकी टोटल सेल्स कितनी बनी। तो यही चीज़ इस डेफिनेशन में दी गई है। एक बिजनेस ने 1 साल में कितना माल बेचा और उसकी टोटल सेल्स उसको कितनी हुई। ठीक है, टोटल सेल्स ऑफ ए बिजनेस इन अ ईयर। सिंपल वे में आप क्या लिखोगे? सिंपल आप इतना याद रखोगे टर्नओवर के बारे में कि टोटल सेल्स ऑफ ए बिजनेस इन अ ईयर। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? हमारे पास टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, टर्नओवर मीन्स द टोटल सेल्स मेड बाय ए बिजनेस, कि हमारे पास जो टोटल सेल्स बनाई गई हैं किसी बिजनेस के द्वारा, किसके दौरान? ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, वो हम मान के चलते हैं 1 साल। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, लिख लो। टर्नओवर मीन्स, मैं हर तरह की डेफिनेशन आपको लिखवाने की कोशिश करता रहता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और अगर एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर पाएँ। टर्नओवर मीन्स द टोटल सेल्स मेड बाय अ बिजनेस, ठीक है, ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर? यूजली हम क्या मान लेते हैं? यूजली 1 ईयर। समझ आया? एग्जाम्पल के तौर पे ना, हमारे पास क्या है? कोई कपड़े की दुकान है। ठीक है, तो अगर कपड़े की दुकान ने 1 साल में टोटल मान के चलते हैं यहाँ पे 10 लाख के कपड़े बेचे, तो ये उसका टोटल टर्नओवर है। ठीक है, टोटल मैंने आपको बोल दिया ना, सेल्स ऑफ ए बिजनेस इन अ ईयर, 1 साल में कितनी सेल की है, वो टोटल सेल हमारे पास टर्नओवर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल्स होता है, मतलब कि टोटल अमाउंट्स ऑफ सेल्स मेड, कि 1 साल में टोटल अमाउंट्स ऑफ सेल्स कितनी उस बिजनेस ने बनाई है। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े। क्लियर? अब हमारे सामने दिया गया है बजट। बजट का मीनिंग क्या होता है? मनी प्लान। अब देखो, प्लान ऑफ हाउ मच टू अर्न एंड स्पेंड, कि हमें कितना कमाना है और कितना खर्चना है, यही हमारे पास बजट कहलाता है। आप सब ने बजट के बारे में पढ़ा होगा इन डिटेल भी। ठीक है, तो मंथली पॉकेट मनी हमारे पास जो रहता है ना, अपनी एग्जांपल ले लो कि 1 महीने में आपको कितना आपके पास है, यानी कि आपने कितना खर्च करना है, और 1 महीने में आपने कितना कमाया, ये सारा बजट ही है। ठीक है ना? आप कहते नहीं हो मेरे पास बजट इतना नहीं है या मेरे पास इतना बजट है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को सोचते हो। तो बजट का मतलब होता है पहले से प्लान बनाना। ठीक है, किसका प्लान बनाना? कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। ठीक है, हाउ मच टू अर्न एंड स्पेंड, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, ये पहले से जो प्लानिंग आप करते हैं ना, यही बजट कहलाता है। इनकम और एक्सपेंसेस का प्लान करना। किसका? इनकम, जो आपकी इनकम है, जो आपने अर्न किया, और जो एक्सपेंसेस। ठीक है, इनका जो एक प्लान बनाते हैं ना आप, इसी को बजट कहा जाता है। ए बजट इज़ ए मनी प्लान। सिंपल वे में आप याद रखोगे, ए बजट क्या है? ए बजट इज़ ए मनी प्लान। ठीक है, ये सारी टर्में बहुत यूज़ होने वाली हैं आगे। दैट शोज, जो क्या दिखाता है? हाउ मच you will earn and how much you will spend। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। अच्छा, बजट क्यों बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ताकि हमारा जो पैसा है ना, मनी वेस्ट ना हो। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे, पैसा हमारा वेस्ट ना हो, मतलब ऐसे याद रख लेना, ज़्यादा खर्च से बचने के लिए, ज़्यादा हम खर्च भी ना करें, उस चीज़ से भी बचने के लिए कि हम ज़्यादा स्पेंड ना करें। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए पैसे बचा कर रखने के लिए, अगर इन फ्यूचर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी हैं, याद रखो, खरीदनी है, तो उनके लिए अगर आपको पैसा बचाना है, ये चीज़ भी आप माइंड में रखते हो बजट बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए पैसे बचा कर रखने के लिए, याद रखना, बजट बनाया जाता है।
और फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी बजट बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बजट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसकी? होम बजट की। एग्जाम्पल क्या है कि गाय का मंथली प्लान आप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मंथली प्लान। ठीक, इसमें आप गाय का मंथली प्लान देखोगे जिसमें, तो आपकी इनकम मान लेते हैं लगभग कितनी है? ₹30,000 है। ठीक, और रेंट आपका कितना है? रेंट आपका इसमें से ₹8,000 है। ठीक, और फूड पे कितना खर्चा आया? फूड पे मान लेते हैं आपको खर्चा आ गया 6,000। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी पे मान लेते हैं आपका खर्चा आ गया ₹1,500। तो ये आपका पूरा क्या बन गया? टोटल होम बजट बन गया। क्या बन गया? होम बजट। ठीक, तो ये कितना बना मंथली प्लान में? मतलब आपका टोटल इनकम कितना था? 30,000। तो आपने इसी में से प्लानिंग करी कि इस 30,000 में से मैं मंथली कैसे इसको स्पेंड कर सकता हूँ। तो 8,000 तो ये हो गए, 6,000 ये आपके 1,400 हो गए। फिर इसी तरह से 1,500 आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल का दे देते हैं। तो कुछ आप बचा के भी रखते हैं, किस लिए? कि इन फ्यूचर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लूँ या फिर मुझे कहीं काम आएगा। तो यही बजट है। इसी तरह से आप चीज़ों को सोचते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आप अच्छे से पढ़ते होंगे, तो बजट की समझ आपको आई होगी। अगर नहीं आई है तो कभी नहीं आएगी। बजट इज़ एन एस्टीमेट। सिंपल आप याद रख लेना, बजट क्या होता है? एक एस्टीमेट होता है। ठीक है, इसमें एस्टीमेट किया जाता है इनकम का और एक्सपेंसेस का। ठीक है, एस्टीमेट ऑफ इनकम, इनकम एंड एक्सपेंसेस मान लो, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस किस लिए? फॉर ए फ्यूचर पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया 49 नंबर पे वर्किंग कैपिटल। मीनिंग क्या हुआ? डेली यूज मनी, मनी नीडेड फॉर डेली बिजनेस वर्क। ऐसा पैसा जो आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत होता है बिजनेस वर्क के लिए। जैसे कि एग्जांपल, कैश टू बाई गुड्स डेली। ऐसा कैश जिससे आप क्या करते हैं? गुड्स को डेली बेसिस पे खरीदते हैं, यही वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के पास डेली काम चलाने के लिए जो पैसा होता है, डेली बेसिस पे। याद रख लेना, डेली बेसिस पे हमारे पास क्या होता है? बिजनेस के पास डेली काम चलाने के लिए जो पैसा होता है, यही वर्किंग कैपिटल कहलाता है। रोज़ रोज़ के काम, ठीक है, डेली बेसिस पे जो काम किए जाते हैं, जैसे स्टॉक को खरीदना। किसको? यहाँ पे भाई स्टॉक। सैलरी देना, आप किसी को सैलरी देते हो। ठीक है, बिल्स पे करना, बिल्स को पे करना। ठीक, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो सकता है, पैकिंग की बात की जा सकती है, ये सब चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं ना, यही हमारे पास वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आप क्या याद रखोगे? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज़ द मनी, ये वो पैसा होता है, इज़ द मनी ए बिजनेस यूजेस, बिजनेस यूज करता है। किस लिए करता है? डेली ऑपरेशंस के लिए। डेली के, याद रख लेना, किस लिए यूज़ करता है? डेली ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना कि जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल होती है ना, क्या? वर्किंग कैपिटल, ये किसके बराबर होती है? ये हमारे पास करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर होती है। किसके बराबर? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर होती है। ठीक है, तो करंट एसेट्स में क्या आ जाता है हमारे पास? यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखो, करंट एसेट्स में हमारे पास कैश आता है। ठीक है, स्टॉक आता है, डेटर आता है। ठीक है, और यहीं पे करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन आते हैं, क्रेडिटर आते हैं। ठीक है, बिल्स पेएबल आता है, बिल्स पेएबल। तो आप इतना याद रख लेना कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज़ द मनी ए बिजनेस यूजेस फॉर डेली ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको वर्किंग कैपिटल का फार्मूला पूछेगा, कहीं पे कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। समझ आया होगा। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, कि हमारे पास मनी नीडेड फॉर डेली बिजनेस वर्क, जो पैसा हमें डेली बिजनेस वर्क के लिए चाहिए होता है, यही वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फिर हमारे पास दिया गया है 50 नंबर पे नेटवर्थ, ओनर रियल वैल्यू। ओनर की जो रियल वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्थ। व्हाट द ओनर ओन्स, के हमारे पास ओनर का अपना क्या है? आफ्टर पेइंग ऑल डेट्स, सारे के सारे डेट्स को पे करने के बाद जो ओनर का अपना है, जो रियल वैल्यू है, वही नेटवर्थ कहलाती है। एसेट्स मान लेते हैं, एसेट्स क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू हो।
50,000 है माइनस यहाँ पे डेट्स की बात करें 1,000 कर दिए, तो उसकी जो नेटवर्थ बची वो कितनी बची, वो 40,000 बची। समझ रहे हो? एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, नेटवर्थ की जब हम बात करते हैं, नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपके पास जो टोटल चीज़ें हैं, टोटल चीज़ें क्या होंगी, एसेट्स होंगे ना, ठीक है। तो यहीं पे जो आपको देने का पैसा होता है यानी कि लाइबिलिटीज़, उधार, ठीक है। एक तो जो आपका अपना है और जो एक आपको किसी को देना है, उनका डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस बाद में आता है ना, यही हमारे पास क्या है, यही नेटवर्थ है। आप सच में कितने अमीर हो ये आपको कौन बताता है, नेटवर्थ बताता है, ठीक है। आपके अमीर होने का सबूत हमें नेटवर्थ से मिलता है। तो नेटवर्थ इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है किसके बीच में, याद रख लेना, ये डिफरेंस है व्हाट यू ओन, कि आपका अपना क्या है, जो अपना होगा वो एसेट्स होंगे, ठीक है। एंड व्हाट यू ओ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपको उधार देना है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, एक तो अपनी और दूसरा उधार पे कर देंगे, उसके पीछे जो बचेगा वही आपकी नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ का फार्मूला क्या कहता है, नोट कर लो, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। नेटवर्थ इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ना, कोई पर्सन है, उसके पास एसेट की बात करें तो एसेट में क्या क्या है, कैश है, बाइक है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें मिला के ना उसकी बनती हैं कितनी, मान लेते हैं कहीं 5 लाख है। लाइबिलिटीज़ लोन उसका 2 लाख है। लोन की बात करें, लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ उसकी है मान लेते हैं 2 लाख, ठीक। अब मुझे ये बताओ 5 लाख से जो 2 लाख माइनस करेंगे, पीछे क्या बचेगा, नेटवर्थ। 5 लाख से 2 लाख माइनस किए तो नेटवर्थ कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे 3 लाख बचा, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें से 2 लाख को माइनस कर दिया। तो ये 3 लाख उसके लिए क्या है, नेटवर्थ है। तो आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ का मतलब होता है ओनर्स टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, कि ओनर की अपनी चीज़ें कितनी हैं और उससे लोगों का उसने उधार जो पे कर दिया वो मिला के जो पीछे डिफरेंस बचेगा, मतलब कि जो क्या होगा, ओनर की रियल वैल्यू होगी, यही हमारे पास नेटवर्थ कहलाता है। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। फिर यहीं पे आपके सामने 51 नंबर पे टर्म दिया गया है इन्वेंट्री। हमने यहाँ पे 50 टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो होप आपको अच्छे से ये समझ भी आए होंगे। ईमानदारी से बताना कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई। आप सबका ये रिप्लाई चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका आउटपुट भी आना चाहिए। हमें क्या पता आपको समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा गया, गुड्स इन स्टोर, ऑल गुड्स केप्ट फॉर सेल। ये सारा का सारा सामान किस लिए रखा जाता है, सेल के लिए रखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे हैंडो टॉयज है, एक टॉय शॉप के अंदर, तो ये क्या रहेंगे, ये इन्वेंट्री रहेगा कि जो गुड्स स्टोर के अंदर रहते हैं ना, ये इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के पास जो माल पड़ा होता है ना बेचने के लिए, किसके लिए, सेल करने के लिए, उसको ही इन्वेंट्री कहते हैं। समझ आया होगा, मतलब स्टॉक्स ऑफ गुड, किसका स्टॉक, याद रखना, गुड्स का स्टॉक, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले ना, या एग्जामिनर ही पूछ ले, तो आप क्या याद रखेंगे, इन्वेंट्री मीन्स the goods and items a business keeps, किस लिए रखता है, टू सेल, बेचने के लिए रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें ना इन्वेंट्री में क्या क्या होता है ये भी आप याद रख सकते हैं। इन्वेंट्री में हमारे पास जैसे कि रेडीमेड गुड्स होते हैं, क्या होते हैं, रेडीमेड गुड्स, ठीक है, जिसे आप फिनिश्ड गुड भी कहते हैं। याद रखना ये हमारे पास फिनिश्ड गुड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। हाफ डन गुड्स भी होते हैं। अब हाफ डन गुड्स कौन से हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हाफ डन गुड्स की जब भी बात होगी आपको क्या याद रखना है, हाफ डन गुड्स, रुको ज़रा, ये हमारे पास जो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। और यहीं पे रॉ मटेरियल भी आ सकता है। रॉ मटेरियल क्या हुआ, आप सबको मालूम भी होगा, जो कच्चा माल है अभी इसका यूज़ होगा। तो आपको क्या याद रखना है, जो मैंने आपको बोला, इन्वेंट्री मीन्स द गुड्स एंड आइटम्स ए बिजनेस कीप्स टू सेल। मान के चलते हैं आपकी कपड़े की दुकान है, उसमें शर्ट्स हैं, जीन्स, ठीक है, कुर्ती, जैकेट्स जो शॉप में रखे गए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्री कहलाएंगे। कोई ग्रॉसरी का स्टोर है तो उसमें क्या होगा, राइस होगा, फ्लोर होगा, ऑयल, बिस्किट, चिप्स, वो सारे के सारे उसके लिए इन्वेंट्री है। मोबाइल की शॉप पे मोबाइल, चार्जर्स, कवर्स, एयरफोन्स, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्री कहलाएंगे। तो इन्वेंट्री की समझ आपको आ चुकी होगी। इन्वेंट्री इज़ द स्टॉक ऑफ गुड्स ए बिजनेस कीप्स फॉर सेल, कि इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स है
जो बिजनेस किस लिए रखता है, सेल्स के लिए रखता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है यहाँ पे कैश फ्लो, मूवमेंट ऑफ मनी। अब ये क्या है, देखो मनी कमिंग इन, जो पैसा आपके पास आया और जो पैसा आपसे गया, यही हमारे पास कैश फ्लो कहलाता है। याद रखना, क्या कहा मैंने, जो पैसा आपके पास आया और जो पैसा आपसे गया, ये हमारे पास कैश फ्लो है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप रिसीव कर रहे हैं ₹500, कितना, 500, और स्पेंड कर रहे हैं आप ₹300, ये क्या है, ये कैश फ्लो ही है। क्या है ये कैश फ्लो है। सिंपल आप क्या याद रखोगे, बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, जो आ रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा, ठीक है ना, जो आपके पास आ रहा है तो वो इनफ्लो कहलाएगा, और कितना आपसे जा रहा है, जो जा रहा है वो आउटफ्लो कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आउटफ्लो। तो कैश की मूवमेंट इसी को कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ मनी, अंदर आने वाला पैसा और बाहर जाने वाला पैसा, यही कैश फ्लो कहलाता है। ठीक है, कैश फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो में क्या आ जाता है, कैश इनफ्लो जैसे मैंने आपको बोला, और कैश आउटफ्लो बोला। ठीक है, कैश इनफ्लो में जैसे जो कैश आता है, किससे आएगा, सेल्स से आएगा, रेंट से आएगा, ठीक है, जो रेंट आपने रिसीव किया होगा, इंटरेस्ट से आएगा। तो कैश फ्लो क्या होगा, आउटफ्लो में जो कैश जाता है, जैसे परचेज से जाएगा, ठीक है ना, आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो कैश परचेज से जाएगा ना, या फिर सैलरी बिल्स हो गए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सिंपल वर्डिंग में आप क्या याद रखोगे, मूवमेंट ऑफ मनी, यानी कि मनी कमिंग इन, जो पैसा आपके पास आता है और जो जाता है, यही कैश फ्लो कहलाता है। सिंपल, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने कोई पे किया है, किसी को पे किया तो वो आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो कैश फ्लो इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन ए बिजनेस। अब इतना आपको याद रखना है, इसमें आपको भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहाँ पे जो टर्म दिया गया है, यहीं पे फिक्स्ड एसेट भी आ गया। मैंने उस दिन भी आपको बोला था जब एसेट की टाइप्स हम पढ़ रहे थे कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं तो तभी ये हमारे पास लॉन्ग टर्म आइटम्स के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये लिखा क्या गया है, लिखा गया है यहाँ पे थिंग्स यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे क्या लिखा गया है, थिंग्स यूज्ड, ये चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक। एग्जाम्पल, आपकी बिल्डिंग है, कोई मशीन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि इनका यूज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो लॉन्ग टर्म आइटम्स को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। सिंपल आप क्या याद रखोगे, बिजनेस की वो बड़ी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम, 1 साल से ज़्यादा, ठीक है ना, बिजनेस की वो बड़ी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम, 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ होती हैं और बेचने के लिए नहीं होती। बिजनेस के यूज़ के लिए होती हैं, लेकिन आप इनको बेचते नहीं हो, बिजनेस चलाने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हो। बिजनेस चलाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है ना, ये हमारे पास एसेट ही कहलाती हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती हैं उनको हम फिक्स्ड या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आप क्या याद रखोगे, सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो यूज्ड किए जाते हैं इन ए बिजनेस, एक बिजनेस में, ठीक है, नॉट मींट फॉर रीसेल। अभी आपको मैंने कहा था ना कि इनको रीसेल नहीं किया जाता, इनको बेचा नहीं जाता। आपसे एग्जामिनर सिंपल एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है, एग्जाम्पल। सबसे पहली लॉन्ग टर्म की एग्जाम्पल बिल्डिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा। दूसरी लैंड, आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ रहेगा। मशीनरी, कोई मशीन है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा, तो ये भी क्या है, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। व्हीकल्स, कोई गाड़ी है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ रहेगा, तो ये फिक्स्ड एसेट है। कंप्यूटर है, आपकी शॉप है, आपकी बिजनेस में, ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है। इक्विपमेंट, कोई साजो सामान है जिसका यूज़ काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो वो भी क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट की एग्जाम्पल है, यानी कि फिक्स्ड एसेट की एग्जाम्पल है। तो आपने ये चीज़ समझनी है। स्कूल की बिल्डिंग जैसे हो गई, स्कूल की बिल्डिंग जहाँ क्लासेस होती हैं, फिक्स्ड एसेट है। शॉप फर्नीचर, काउंटर की बात करें, टेबल चेयर्स जो होती हैं ना, जो आपकी अपनी है, जिनको आप रीसेल नहीं करोगे, वो फिक्स्ड एसेट है। फैक्ट्री में जो मशीनरी होती है, ठीक है, मशीन्स जो गुड्स को बनाती हैं, ये फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ऑफिस कंप्यूटर्स है, जैसे प्रिंटर हो गया, ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। तो आप इन शॉर्ट क्या याद रखोगे, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक, यूज़ किए जाते हैं बिजनेस ऑपरेशन्स में, लेकिन ये रीसेल के लिए नहीं होते। तो आपको फिक्स्ड एसेट समझ आया होगा, एग्जांपल्स भी समझ आई होंगी, क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर पे करंट एसेट्स है, जिसे आप शॉर्ट टर्म आइटम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट टर्म आइटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स, थिंग्स कन्वर्टेड इनटू कैश सून। देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, मान के चलो 1 साल से अंदर अंदर।
ठीक है, बहुत जल्दी जो कैश में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएं वही हमारे पास करंट एसेट कहलाता है। एग्जाम्पल कैश हो गया या फिर स्टॉक हो गया। अब समझना ज़रा, मैंने क्या कहा, करंट एसेट को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म आइटम भी कहते हैं या शॉर्ट टर्म एसेट भी कहते हैं, जो एक साल के अंदर कैश बन सकती हैं या यूज़ हो जाती हैं। क्या कहा, जो एक साल के अंदर कैश बन जाएं या यूज़ हो जाएं वही हमारे पास करंट एसेट्स कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स जो बिजनेस क्विकली यूज़ करता है। क्या कहा मैंने, जो बिजनेस क्या करता है, क्विकली यूज़ करता है और जल्दी कैश में कन्वर्ट कर देता है, इसी को हम करंट एसेट या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कितने, विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल भी आप लिख लो क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेगी, एग्जाम्पल हमारे पास कैश रहेगा। सबसे पहली कैश क्या है, करंट एसेट है। बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस है, ये भी क्या है, कभी भी आपका कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो बैंक बैलेंस हमारे पास करंट एसेट है। इन्वेंट्री, अभी बताया था इन्वेंट्री क्या होता है, जो आपके बिजनेस में साजो सामान है बेचने के लिए। इन्वेंट्री स्टॉक जो आप बेचने के लिए बिजनेस में रखते हैं, क्योंकि आप उनको जल्दी से बेचने की कोशिश करोगे ना, ये हमारे पास क्या करंट एसेट है। डेटर, डेटर कौन होता है, डेटर मतलब कस्टमर्स हु विल पे लेटर, ऐसा कस्टमर जो आपको बाद में पे करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसी में आता है, हु विल पे लेटर। अब ज़रूरी थोड़ी है वो आपको 1 साल के बाद पे करेगा, ठीक है, उसको आपने टाइम पीरियड दिया होगा 1 मंथ का, 10 दिन का। तो यहीं पे बिल्स रिसीवेबल, आपको बिल्स रिसीव हो गए, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, ये भी हमारे पास करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये भी क्या है, ये हमारे पास करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कल पढ़ाया था क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपको समझ होगी तो आपको पता होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, ये भी इसी में आ जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास करंट एसेट या फिर शॉर्ट टर्म आइटम में आता है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो कैश आपके हाथ में है, बिजनेस के पास जो तुरंत कैश अवेलेबल है, ये क्या है, करंट एसेट। स्टॉक इन्वेंट्री की एग्जांपल दी, क्या होता है, कपड़े मोबाइल्स जो शॉप बेचने के लिए रखती है, करंट एसेट्स। डेटर, कस्टमर जिसको माल दिया और वो बाद में पैसे देगा, करंट एसेट। बैलेंस की एग्जांपल दी, बिजनेस के पास बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आने वाले महीने का रेंट बिल पहले ही पे कर दिया आपने, ठीक है ना, पहले ही जो आप बिल पे कर देते हैं, ये क्या है, करंट एसेट है, क्योंकि बेनिफिट आपको बाद में मिलने वाला है। तो सिंपल आप क्या याद रखेंगे, करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर, वो हमारे पास करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको दोनों में अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे ना 55 नंबर टर्म दिया गया है, करंट लाइबिलिटी, यानी शॉर्ट टर्म डेट, मनी टू बी पेड सून। एग्जाम्पल अनपेड बिल, क्या समझ में आया, देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो अमाउंट्स जो बिजनेस को 1 साल के अंदर पे करना होता है, ये आपको किसी को पे करना होता है, मतलब कि जो उधार आपने लिया है वो आपको ना 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, वही करंट लाइबिलिटी है। उसका अपोजिट समझ लो, तो यहाँ पे शॉर्ट में शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, डेट आर पेमेंट होती है, ठीक है, कम टाइम के लिए। करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें ना, करंट लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन आप लिखोगे, करंट लाइबिलिटीज़ आर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, ठीक है, दैट अ बिजनेस मस्ट पे, जो बिजनेस को मस्ट पे करना है, लेकिन कब, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। अब समझ आया होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पलें भी लिख लो, एग्जामिनर पूछ लेता है। इसमें एग्जाम्पल आएगी क्रीडेटर, क्या आएगा, क्रीडेटर्स। क्रीडेटर्स क्या होता है, जिसने माल उधार लिया, क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसने माल उधार लिया, वो हमारे पास क्या है, क्रीडेटर। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, आपने बिल्स पे कर दिए, ये भी एग्जाम्पल किसकी है, करंट लाइबिलिटीज़ की। शॉर्ट टर्म लोन भी अगर देखा जाए किसकी एग्जाम्पल है, करंट लाइबिलिटीज़ की। बैंक ओवरड्राफ्ट, लास्ट वीडियो सेशन में समझाया हुआ है तो आप ज़रूर देख लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ना, मतलब ड्यू सैलरी जिसे आप कहते हो, ड्यू सैलरी, ड्यू रेंट, ये भी क्या है, ये भी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है।
एक्रूड एक्सपेंसेस, कल आपको पढ़ाया था एक्रूड इनकम क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आप वीडियो देख लेना। ये सारे सारे करंट लाइबिलिटी में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड क्रेडिटर बताया आपको, ये क्यों करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ना, आपने माल क्या किया, आपने माल उधार लिया और पैसे बाद में देने हैं, तो यही क्रेडिटर कहलाता है ना। उधार में माल ले लिया, आप कहते हैं बाद में पैसे देने हैं, तो करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एग्जांपल दी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एम्प्लॉय की सैलरी अभी तक पे ही नहीं की, तो ये करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल यानी कि आपने सप्लायर को प्रॉमिस नोट दिया कि नेक्स्ट मंथ पैसे देंगे, तो ये करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बैंक लोन का मतलब हुआ कि जो लोन 1 साल के अंदर वापस करना है बैंक को, तो ये करंट लाइबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो चुका है, यानी बिजली का बिल पे नहीं किया और ड्यू है, तो ये करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या हुई, करंट लाइबिलिटीज़ आर ओब्लिगेशंस दैट मस्ट बी पेड विद इन 1 ईयर। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने यहाँ पे जो टर्म दी गई है ना, टर्म क्या दी गई, ट्रेड पेएबल, सेलर वी ओ। अब देखो समझना, मनी टू बी पेड टू सप्लायर। सिंपली याद रख लेना कि सप्लायर को देने वाला पैसा, किसको देने वाला पैसा, सप्लायर को देने वाला पैसा। आपने क्या किया, आपने माल उधार पे खरीद लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, पैसा सप्लायर को देना है। यही हमारे पास ट्रेड पेएबल आता है। ठीक है, सप्लायर को देने वाला पैसा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेड पेएबल कहलाता है। ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी ही होता है। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल्स की जब हम बात करते हैं ना, डेफिनेशन क्या कहती है, लिख लो, ट्रेड पेएबल्स आर द अमाउंट, आर द अमाउंट, ये ऐसा अमाउंट है जो क्या करना होता है, ए बिजनेस आउस टू सप्लायर, यानी किसको देना होता है, सप्लायर को देना होता है। किस लिए, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे होंगे, साजो सामान आपने खरीदा होगा, परचेज किया होगा अपने बिजनेस के लिए सप्लायर से उधार पे, समझ रहे हो ना। तो यही हमारे पास ट्रेड पेएबल कहलाता है। मतलब मान के चलते हैं आपकी ग्रॉसरी शॉप है, तो शॉप ने क्या किया, होल सेलर से 50 kg क्या किए, राइस उधार में ले लिए। शॉप वाले ने क्या कहा, मैं पैसे बाद में दूंगा, तो ये ट्रेड पेएबल है। तो सिंपली आप इतना ही याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो पैसा आपको किसको देना है, जो पैसा आपको सप्लायर को देना है, जो सप्लायर कर रहा है माल को। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल्स आर अमाउंट आउट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब आप उधार पे अपने बिजनेस के लिए किसी सप्लायर से सामान लेते हैं, तो उसको बाद में वो पैसा वापस करना होता है, इसी को हम ट्रेड पेएबल कहते हैं। एक तो होता है ना ऑन, जो अपना हो, एक होता है आओ, जो किसी को देना होता है। तो समझ आया होगा। ठीक है, जैसे कि आपने 2000 रुपये किसको देने हैं, सप्लायर को देने हैं। फिर हमारे सामने दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल 57 नंबर पे। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, कि जब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, बायर हु ओव्स अस, यानी मनी कस्टमर विल पे लेटर, उसी का अपोजिट, कस्टमर विल पे ₹500 नेक्स्ट वीक, कि वो आपको 500 रुपये नेक्स्ट वीक देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जिन कस्टमर्स को आपने माल उधार क्रेडिट पर बेचा है और अब वो आपको पैसा देंगे, पैसा दिया नहीं है लेकिन देंगे, वही हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। कस्टमर से लेने वाला पैसा, सिंपली आपने किसी कस्टमर से पैसा लेना है, कस्टमर से पैसा लेना है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल है। तो याद रखना, ये करंट एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है, करंट एसेट। पूछा जाएगा तो याद रख लेना, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट कहलाता है। ट्रेड रिसीवेबल आर द अमाउंट्स, ये ऐसा अमाउंट होता है, ए बिजनेस एक्सपेक्ट, जो बिजनेस क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्ट क्या करता है, टू रिसीव, कि हमें रिसीव करना है कस्टमर से। ठीक है, क्योंकि आपने वो पैसे उसको क्रेडिट पे बेचे थे, उधार पे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद वो पैसा मिलने वाला है। यही हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ट्रेड रिसीवेबल आर द अमाउंट्स ए बिजनेस एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर, फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ग्रॉसरी शॉप है, तो ग्रॉसरी शॉप ने किसी कस्टमर को 5 kg राइस उधार में दे दिए। आपकी दुकान है, आपने 5 kg राइस किसी को उधार में दे दिए। कस्टमर आपसे ये बोलता है कि मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा या दे दूंगी, तो यही हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। दोनों ही टर्म आपस में अपोजिट है। यहाँ पे आपको सप्लायर को पैसा देना होता है और यहीं पे आपको कस्टमर ने पैसा देना होता है। समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने यहाँ में ना टर्म 58 दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस। देखें, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि माल बेचने के बाद, आपने कोई माल बेच दिया, ठीक है, माल बेचने के बाद बिजनेस क्या करेगा, माल बेचने के बाद बिजनेस को जो सीधे प्रॉफिट हो जाता है ना, वही ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आप इतना सिंपली याद रख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये COGS इन शॉर्ट आप याद रख लेना, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सिंपल आप क्या याद रखेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने आपको क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, माल बेचने के बाद बिजनेस को जो सीधा प्रॉफिट होता है ना, वही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। माल कितने का बेचा, पहली बात आपने माल कितने का बेचा, और माइनस माल कितने का आपको पड़ा था। समझ रहे हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माल कितने का बेचा, कितने का बेचा, इस तरह से आपको ज़्यादा याद रहेगा। माइनस आप क्या करेंगे, माल कितने का आपको पड़ा था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। समझ आया होगा। सिंपल वे में आपको क्या याद रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ए बिजनेस अर्न्स। ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो बिजनेस अर्न करता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, किसको माइनस करने से, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम सेल्स। समझ आया होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डेफिनेशन आप नोट कर लो। ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है, ए बिजनेस अर्न्स आफ्टर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है टॉपिक, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स। आपने ये लिख लिया होगा। तो COGS इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, माल बनाने या खरीदने का खर्चा जो होता है ना, वही हमारे पास COGS के नाम से जाना जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से। क्या कहा मैंने, कि माल बनाने या खरीदने का जो खर्चा रहता है ना, वही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। जैसे परचेज, वेजेस क्या होता है, जो आप मजदूर की तनख्वाह देते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि हमारे पास ना, हम ये मान के चलते हैं कोई कपड़े की दुकान है, आपकी कोई क्लॉथिंग शॉप है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे शर्ट से, तो शर्ट की कीमत है मान के चलते हैं 500 में, आप क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, सेल करते हैं। अब उसको खरीदने की कॉस्ट आपकी जो पड़ी थी ना, वो ₹300 पड़ी थी, ठीक है, बेची आपने 500 में है, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, 500 में से 300 माइनस, तो ₹200 आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में प्यारे दोस्तों याद क्या रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल्स, ये सेल्स होती हैं, माइनस क्या होता है इसमें से, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो समझ आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने 59 टर्म दी गई है नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस, ये वो प्रॉफिट होता है जो किसके बाद हमें देखने को मिलता है, एक्सपेंसेस के बाद। प्रॉफिट लेफ्ट, ये वो प्रॉफिट है जो कब बचता है, सारे एक्सपेंसेस के बाद बचता है। एग्जांपल, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 30 रुपीज़ था, एक्सपेंसेस आपके 10, तो माइनस नेट प्रॉफिट आपको कितना हो गया, 30 में से आपने 10 माइनस किए तो 20 हुआ। सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या याद रखना है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करना। क्या कहा मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने ये ऊपर अभी पढ़ा ना, इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है ना, वही हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है। बिजनेस का जो असली प्रॉफिट होता है, याद रखना, रियल प्रॉफिट, बिजनेस का जो रियल प्रॉफिट होता है ना, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा से लिख लो, नेट प्रॉफिट इज द फाइनल प्रॉफिट, ये फाइनल प्रॉफिट होता है। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट आफ्टर किसके बाद, सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसका फार्मूला भी याद रख लेना, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट से आप जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये माइनस कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स भी लिख लो आप। एग्जांपल्स क्या रहेंगी, एग्जांपल्स इंक्लूड सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टेलीफोन, ठीक है, स्टेशनरी, ये सारी एग्जांपल आप लिख लेना। इसमें इंटरेस्ट भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना।
आपको मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज़ द फाइनल प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं आप की कोई क्लॉथिंग शॉप है, ठीक है, तो सेल्स के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे मान के चलते हैं 20,000 का हुआ, कितने का, ₹20,000 का। तो एक्सपेंस आपके कितने हुए थे, एक्सपेंस आपके मान के चलते हैं ₹8,000 हो गए थे, कितने, 8,000। तो आप क्या करोगे, 20,000 से 8,000 माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट जो पीछे आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो आपका ₹12,000 निकल के आएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ आई, आप बैक जाएं, दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोनों का डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है, दोनों की डेफिनेशंस भी बता दी और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट इज़ द फाइनल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप माइनस करते हैं तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट से, वही हमारे पास नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने जो 60 नंबर पे टर्म दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, यानी कि कॉस्ट टू मेक सेल, कॉस्ट स्पेंड टू बाई मेक गुड्स सोल्ड, यानी कि एग्जांपल परचेजेस प्लस वेजेस, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। अभी भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आप सिंपली क्या याद रखोगे, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है माल बनाने या खरीदने में जो डायरेक्ट खर्चा आपका हो गया ना, किसको, कोई आप माल बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या फिर खरीद रहे हैं, तो उसमें जो आपका डायरेक्ट खर्चा होता है वही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है। माल का जो असली खर्चा, जितने भी खर्चे हैं ना, जो असली खर्चे माल के रिलेटेड है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग परचेज प्राइस। बाद में आपको अच्छे से समझाएंगे, ये अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आपको वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने। परचेज प्राइस, वेजेस इसमें आ जाती हैं, ठीक है, मजदूरी वगैरह जो मजदूर की होती है, एंड अदर जो हमारे पास डायरेक्ट कास्ट रहती हैं, इसको याद रख लेना, बनाने या खरीदने में डायरेक्ट जितनी भी कास्ट इसमें लगेंगी वो इसी में आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ द टोटल कॉस्ट, याद रखना, ये वो टोटल कास्ट होती है, ठीक है, जो इनकर्ड होती है, कैसे इनकर्ड होती है, टू प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस, ये लिख लो, टू प्रोड्यूस, आर बाई करने के लिए, ठीक है, द गुड्स, बाई द गुड्स सोल्ड बाई ए बिजनेस, सोल्ड बाई ए बिजनेस। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आता है, इंक्लूड कर लेते हैं हम, जैसे परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, आपकी जो परचेज प्राइस ऑफ गुड्स है ये आ जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कास्ट आ जाएगा, इसमें ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी इसी में गिनी जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चे हैं। वेजेस जो आ जाएंगी, मजदूरी जो आ जाएगी, किस लिए, कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हो तो आप मजदूर तो लगाओगे ही, वेजेस इसमें आ जाएगा। फिर पैकेजिंग कॉस्ट भी आ जाएगी, पैक भी करोगे ना किसी चीज़ को, तो ये सारे के सारे जो इसमें आ जाते हैं ना डायरेक्ट, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नोट एक चीज़ क्या कर लेना ज़रूरी है, नोट ये करना है आपको कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखना इस चीज़ का। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे रेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इसमें नहीं आते हैं, ये इसमें नहीं आते, ये चीज़ आप नोट कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने आपको क्या बताया, परचेज प्राइस किसी गुड्स की, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की कास्ट जो होगी, वेजेस फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, जो कास्ट आपकी लगती है ना डायरेक्ट कास्ट किसी चीज़ को बनाने में, वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाता है। तो इन सिंपल आप क्या याद रखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इसमें नहीं आएंगे, माइनस आप इसमें से क्या कर देते हो लास्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो आपने बिजनेस में शुरू में रखा, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एंड पे बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर जो बच जाता है माल। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर याद रख लेना, ये पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान के चलते हैं आपका क्लॉथिंग स्टोर है, क्या है, क्लॉथिंग स्टोर, ठीक, इसमें ओपनिंग स्टॉक जो है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक में आपके पास मान के चलते हैं 20,000 का माल है। परचेज आपने जो किया ना बिजनेस के लिए, वो लगभग हमारे पास 30,000 मान लो। क्लोजिंग स्टॉक जो आपका बच गया ना, वो आपका कितना बच गया, वो आपका ₹10,000 का बच गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में COGS में आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, 20,000, ठीक है, प्लस 30,000, ठीक है, माइनस आप ये क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे। अब समझ आया होगा,
पीछे क्या बचेगा 40,000। तो कहने का मतलब यह है कि ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से आप किस चीज़ को माइनस करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो। तो अब इसमें आप भूलना नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये टोटल कॉस्ट होती है प्रोड्यूसिंग करने की या परचेजिंग करने की गुड्स को जो सोल्ड किए जाते हैं एक बिजनेस के द्वारा। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रख लेना। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये भी समझ लो, दोबारा से बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो माल बिजनेस के पास फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचा हुआ है, मैंने अभी भी आपको बताया था ना, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अभी बेचने के लिए जो स्टॉक बच जाता है वही क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर देते हो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, क्लियर। तो 60 टर्म यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। होप आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। ये जो 3 टर्म है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए हो, ठीक है, यहीं पे OMR बेस्ड टेस्ट चाहिए हो, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए हों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट स्टडी पैकेज डिटेल की बात करें तो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें GK आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। इंग्लिश कवर हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, अकाउंटेंसी के नोट्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे डेली बेसिस पे। साइंस के रिलेटेड आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें ये नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे डेली बेसिस पे। कंप्यूटर की बात करें ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, लेकिन ये भी आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। मटेरियल एंड टेस्ट की बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स PDF तो आपके कवर होंगे। OMR बेस्ड टेस्ट रहेंगे, पहले हम सेक्शनल टेस्ट रखेंगे और बाद में हम फुल लेंथ टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी रखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि व्हाट्सएप पेड ग्रुप रहेगा, कहीं पे आपको डाउट रहता है तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी ताकि आप मोटिवेट रहें। इसकी फ़ी अभी ओनली सिर्फ 499 रुपीज़ है, ठीक है, सिर्फ 499 रुपी। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट ये वाला मटेरियल लेना चाहे, पेड ग्रुप में ऐड होना चाहे तो हो सकता है। बाद में ये फ़ी इंक्रीज़ भी हो सकती है। और हाँ, जिन्होंने भी हमसे NT का मटेरियल लिया है या फिर JKPSI का लिया है, आपके लिए ऑफ़र है, आपको ये फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 249 पड़ेगी। कौन से एस्पायरेंट? जिन्होंने हमसे ऑलरेडी NT और JKPSI का स्टडी मटेरियल लिया था, ठीक है। इनकी क्लासेस भी हम कंटिन्यू करेंगे और GK जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो NT और JKPSI को भी माइंड में रख के पढ़ाएंगे ताकि आपका लॉस ना हो और आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि NT का एग्ज़ाम अभी थोड़ा लेट ही होगा अगर हुआ, तो हम चाहते हैं कि आप भी साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आज से ही रजिस्ट्रेशन करवा देना जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। बाकी अगर आपने किसी और का कोर्स लिया अच्छी बात है, आप उनसे पढ़ें, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, अगर चाहते हैं कि हमारे नोट्स से आपको पढ़ना है, आप हमारे नोट्स के थ्रू जा सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इंटरेस्ट एस्पायरेंट की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालना है और लिखना है FAA के नोट्स चाहिए और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। ओके प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया 61 नंबर पे टर्म कैपिटल रिसिप्ट बिग इनकम। अब इसका मीनिंग क्या देखें, मनी रिसीव्ड फॉर बिग पर्पसेज नॉट रेगुलर। ये जो मनी है ना ये रिसीव होता है बिग पर्पसेज के लिए, रेगुलर नहीं। एग्जाम्पल सेलिंग ओल्ड फर्नीचर, समझना। हमारे पास ना होता क्या है, ये वो पैसा होता है जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। किस लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, पहला पॉइंट, ठीक। और फिर फ्यूचर में ना या तो ये वापस या यूज़ हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब इनकम जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आती, इतना याद रख लेना। जो हमें नॉर्मल जितने भी हमारे पास बिजनेस ऑपरेशंस रहते हैं ना इससे नहीं आती, और बिजनेस की कैपिटल में ये ऐड होती है, ठीक है, इतना याद रख लेना। कैपिटल रिसिप्ट्स आर फंड्स, ये ऐसे फंड्स होते हैं, ये ऐसे फंड्स होते हैं, याद रखना, जो रिसीव्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिसीव्ड होते हैं बाय ए बिजनेस, एक बिजनेस के द्वारा। किसके द्वारा? एक बिजनेस के द्वारा। दैट आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और इंक्रीज द ओनर कैपिटल। देखें, कैपिटल रिसिप्ट्स ऐसा फंड होता है जो रिसीव्ड किया जाता है एक बिजनेस के द्वारा, या तो वो किसको क्रिएट करता है? लाइबिलिटीज़ को, या फिर वो ओनर की कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक है, इतना याद रख लेना। टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट भी होता है, उसमें हमारे पास एक लोन रिसीव्ड होता है, ठीक है, लोन रिसीव्ड, जैसे कि बैंक से आपने लोन लिया। दूसरा ओनर इन्वेस्टमेंट, ठीक, जैसे ओनर ने एक्स्ट्रा
क्या कर दी, कैपिटल डाल दी या कैपिटल लगाई, समझ रहे हो। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर जो सेल होती है किसकी, फिक्स्ड एसेट की। फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, अभी बताया था, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, ये चीज़ें आपने बेचकर जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, वो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट कहलाता है। तो इसीलिए तो मैं ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है और जो फ्यूचर में वापस या फिर उसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये वो इनकम है जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से बिल्कुल नहीं आती, याद रख लेना, और ये बिजनेस की कैपिटल में ऐड होता रहता है। तो यहाँ पे इतना आप जरूर याद रखेंगे। इन शॉर्ट आप क्या याद रखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट इज मनी रिसीव्ड। ये वो पैसा होता है जो रिसीव तो होता है, या तो ये क्रिएट करता है लाइबिलिटी को, या उधार को क्रिएट करता है, या फिर ओनर की जो कैपिटल होती है ना उसको बढ़ा देता है। समझ आया होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ना, अब मान के चलो बैंक का लोन है, तो बिजनेस ने बैंक से लगभग 10 लाख का लोन लिया। 10 लाख का, ये जो 10 लाख का लोन लिया ना, ये उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रेगुलर इनकम होती है, इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये तो कैपिटल रिसिप्ट आपको समझ में आ गया कि ऐसा पैसा जो रिसीव होता है बिग पर्पसेस के लिए, जो रेगुलर नहीं रहता, या तो वो क्रिएट करता है लाइबिलिटी को, या तो आपका उधार क्रिएट करेगा, या फिर ओनर जो है उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा। लेकिन इसी का अपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेगुलर इनकम होती है, ठीक है। मनी रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस वर्क, कि जो हमें नॉर्मल बिजनेस वर्क से पैसा रिसीव होता है ना, इसी को हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। मनी फ्रॉम सेलिंग गुड्स, ये वो पैसा होता है जो हमें गुड्स को बेचने से आता है, वो पैसा जो बिजनेस अपनी नॉर्मल ऑपरेशन से कमाता है, यानी रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम जो बिजनेस के डेली काम से आती है ना, डेली बेसिस पे, इसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट सर अर्निंग, ये ऐसी अर्निंग्स हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है, फ्रॉम द अर्निंग्स फ्रॉम द रेगुलर, फ्रॉम द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़, जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ से हमें अर्निंग आती है ना, लाइक सेल से आ सकती हैं, तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे जैसे कि टाइप्स की बात करें तो क्या आ जाता है, टाइप्स में सेल्स रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है ना। सेल्स रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सेल्स रेवेन्यू का मतलब है प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचकर जो आपके पास पैसा आता है ना, आप किसी प्रोडक्ट को बेच देते हैं, ठीक है, कोई सर्विसेज बेचते हैं, उससे जो पैसा आएगा वो सेल्स रेवेन्यू कहलाएगा। आपने फ़ी को रिसीव्ड किया, आपने क्या किया, फ़ी को रिसीव्ड किया, मतलब आपकी कोई ट्यूशन फ़ी थी वो आपको मिली, ठीक है, तो ये हमारे पास फी रिसीव्ड, ये हमारे पास क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेंट आपने रिसीव किया, क्या किया, रेंट को रिसीव्ड किया, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी बिजनेस के पास है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, रेंट रिसीव करेगा, तो ये रेंट रिसीव्ड जो है ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। आपने कमीशन रिसीव्ड किया, एजेंसी है ना, ठीक है ना, उसकी जो इनकम है उससे कोई हमारे पास कमीशन जनरेट हो रहा है, तो वो क्या है, कमीशन रिसीव्ड हमारे पास टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट वो पैसा होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ मनी अर्नड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, जो आप कहाँ से अर्न करते हैं, अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन या फिर बिजनेस वर्क से अर्न करते हैं, यही हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। और इसका अपोजिट क्या था, जो आप यहाँ पे बिग पर्पजेज से रिसीव्ड करते हैं, जिससे आपका क्या होगा, या तो उधार क्रिएट होगा यानी लाइबिलिटी होगी, मतलब आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया था तो आपके लिए एक लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, वो आप क्या करते हो, या तो आपने एसेट को बेच देते हो, उससे जो पैसा आता है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लंबे अरसे तक है, तो उससे आपको एक काफ़ी बड़ी रकम भी आएगी। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट से आपको बिग इनकम जनरेट होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट से आपको रेगुलर इनकम जनरेट होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर फंड्स रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है, दैट आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और इंक्रीज द ओनर कैपिटल और बिग पर्पसेस, ठीक है। और यहीं पे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में क्या याद रखेंगे, सिंपल आप इतना याद रखेंगे कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट इज मनी अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने दिया गया यहाँ पे कैपिटल लॉस, कि कैपिटल लॉस क्या होता है। कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस दोनों टर्म दी गई है ना, यहाँ पे लिखा गया बिग लॉस, यहाँ पे दिया गया है स्मॉल डेली लॉस। कैपिटल लॉस जो होता है ना ये हमें बिग लॉस होता है, और जो रेवेन्यू लॉस होता है ना ये स्मॉल डेली लॉस में आता है। देखिए फ़र्क कितना है, यहाँ पे लिखा गया है लॉस फ्रॉम सेलिंग बिग एसेट्स, जब हमें नुकसान किस चीज़ से हो जाए, बिग एसेट को बेचने से हो जाए तो कैपिटल लॉस में आएगा। एग्जांपल, आपने कोई मशीन
बेच दी लेकिन लॉस पे बेची, तो ये कैपिटल लॉस पे आएगा। कैपिटल लॉस याद रखना, जब कोई बिजनेस या पर्सन अपनी कैपिटल यानी कि एसेट, एसेट बताया हुआ है क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी की बात करें, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी आ जाती है, बेचता है और उसके बेचने का प्राइस उसके खर्चे से कम होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कैपिटल लॉस कहलाता है। मतलब आप क्या करते हैं, लॉस करते हैं, लॉस ऑन सेलिंग लॉन्ग टर्म एसिड्स, आप लॉन्ग टर्म एसिड्स को लॉस पे बेच देते हैं, तो यही हमारे पास कैपिटल लॉस कहलाता है। कैपिटल लॉस इज द लॉस इनकर्ड व्हेन ए कैपिटल एसेट इज सोल्ड फॉर लेस देन इट्स परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उस प्राइस से आप कम प्राइस पे बेचेंगे उस एसेट को, तो यही कैपिटल लॉस कहलाएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे लैंड सेल, ठीक, लैंड आपने खरीदी, मान के चलते हैं 5 लाख में, ठीक है, 5 लाख में, आपने बेच दिया इसको कितने में, 4 लाख में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कैपिटल लॉस हुआ कितने का, 1 लाख का। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसको बेचा जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को, नॉट शॉर्ट टर्म, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कोई ओल्ड मशीन है, मशीन आपने खरीदी थी 1 लाख की, बेची आपने 80,000 में, तो आपको 20,000 का लॉस हुआ, तो वही कैपिटल लॉस है। तो रेवेन्यू लॉस में जब हम बात करते हैं, आपको क्या याद रखना है, सिंपल है, स्मॉल डेली लॉस, लॉस फ्रॉम डेली बिजनेस एक्टिविटीज़, लॉस ड्यू टू लो सेल्स, ठीक है। देखिए सिंपली आप क्या याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, आपको याद रखना है जब बिजनेस अपने नॉर्मल ऑपरेशन से, मतलब छोटे मोटे बिजनेस ऑपरेशन से जो लॉस करता है, उसमें जो उसको लॉस हो जाता है, ठीक है, या फिर माल बेचने और डेली खर्चे में जो नुकसान हो जाता है उसको, वही हमारे पास रेवेन्यू लॉस कहलाता है। मतलब सिंपल, लॉस फ्रॉम रेगुलर, जो डेली बेसिस पे होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़, तो आप क्या याद रखेंगे, रेवेन्यू लॉस इज द लॉस इनकर्ड, ये कब इनकर्ड होता है, इनकर्ड होता है फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से, ठीक है, या फिर बिजनेस से, इतना याद रखना। मान के चलते हैं आपकी कोई ग्रॉसरी शॉप है, ठीक है, अगर ये आपकी दुकान है, इसकी जो परचेज प्राइस थी, आपने ना इसको ख़रीदा था 50,000 में, मान लेते हैं, तो आपने सेल्स इसकी बाद में करी 45,000, तो जो आपको 5,000 का लॉस हुआ ना, यही हमारे पास रेवेन्यू लॉस है। मतलब ये कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मतलब जब बहुत बड़ी रकम होगी, एग्जांपल के तौर पे आपकी ज़मीन है, आपने ज़मीन बेच दी, पहले आपने ज़मीन ली थी 5 लाख की और आपने ज़मीन बेच दी 4 लाख की, आपको जो 1 लाख का नुकसान हुआ ना, वो हमारे पास कैपिटल लॉस में आएगा, क्योंकि ये आपको बिग एसेट से यहाँ पे लॉस हुआ है। और यहीं पे अगर आप कोई बाइक लेते हैं, मान के चलते हैं 30,000 की, और आप उसको 20,000 में बेच देते हैं, जो 10,000 का आपको नुकसान होगा वो रेवेन्यू लॉस में आएगा। तो बिग लॉस इतना याद रख लेना, कैपिटल लॉस, और स्मॉल डेली लॉस रेवेन्यू लॉस, लॉस फ्रॉम सेलिंग बिग एसेट्स कैपिटल लॉस, और लॉस फ्रॉम डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ रेवेन्यू लॉस। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आप नहीं होना चाहिए, इतना ही सिंपल याद रखना है। रेवेन्यू लॉस इज़ द लॉस इनकर्ड फ्रॉम द डे टू डे जो हमारे पास क्या रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं किसी बिजनेस के, ठीक है, इन्हीं से ये होता है। तो इतना आपको समझ आया होगा, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये जो हम टर्म्स सीख रहे हैं, इसमें हमने 64 कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारे पास कुछ ही टर्म्स बची हैं, वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए आपने ये नहीं सोचना है कि हम इतना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हैं, ये वेस्ट नहीं हो रहा। इससे आपको एक पूरा अकाउंटिंग का प्रोसीजर समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग में रहता क्या है। कहते हैं ना कि छोटी छोटी मेहनत जो है बड़े सपने पूरे कर सकती है, और हर दिन थोड़ा सीखो, कल बड़ा बनोगे। समझ रहे हो बात को, क्या कहा मैंने, कि छोटी छोटी मेहनत जो है बड़े सपने पूरे कर सकती है। हर दिन आप जो थोड़ा थोड़ा सीखते हो ना, कल यही आपका बहुत बड़ा बन जाता है, और कल आप कुछ बड़े बन जाते हो। सपने देखना शुरू करो मेहनत से, ठीक है, उन्हें सच बनाने का सफ़र आज से अगर आप शुरू नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज की मेहनत कल का जीत का रास्ता है, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट किया करो। आज आपने एक वीडियो देखी तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने एक वीडियो देख ली। ये ना हो कि आप ऐसे ही पड़े रहो, सोए रहो। डेली बेसिस पे जब आप वीडियोस देखते रहेंगे, अभी तो आपका सिलेबस भी नहीं आया, तो समझो कि जब तक आपका सिलेबस आता तब तक हम कितना सिलेबस कर लेंगे, कितने वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, कितना आप सीख पाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। बस आपको हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, तुम्हारी कोशिश जो है ना कभी बेकार नहीं जाएगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। बाकी PDF टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर ही मैसेज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।